नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवनीत राणा की। लगातार कई दिनों से नवनीत राणा को लेकर हम नए नए अपडेट्स लेकर आते हैं आपके बीच, और साथ ही नवनीत राणा पे जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो जबरदस्ती उनके मुद्दे को लेकर खींच रही हैं। अब स्पीड नए अपडेट ऐसी आई हैं नवनीत राणा को लेकर जिन पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दें कि नवनीत राणा नागपुर पहुंची थी हनुमान चालीसा का पाठ करने। सुंदरकांड का पाठ वहां उन्होंने किया, लेकिन करने के साथ उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन कर दिया। जी हाँ, लाउड स्पीकर चलाए, कई ऐसी चीजें थी जिन पर रोक थी, लेकिन अब उन नियमों का उल्लंघन करने के बाद अब उन पर केस हो गया है। और सिर्फ एक केस नहीं बल्कि चार केस उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं, और इसी के साथ अब उन पर और बड़ी मुसीबत जो है वो आन पड़ी है। जी हाँ, नवनीत राणा के घर पर फिर से आज बुलडोजर पहुंच गया है और अब उन पर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार टूटता जा रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल उठता है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि नवनीत राणा ने जिस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया उस वक्त मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि महाराष्ट्र पे जो है शनि आ गया है, अब उस शनि को हटाने के लिए मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना ही होगा। इस तरह की बातें बोली तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो फिर से उठ गए हैं और अब बदला लेने के लिए वो भी तैयार हो चुके हैं। क्या इन सबके बीच जो है अगर हम माने तो इन जो भी चीजें नवनीत राणा के साथ हो रही हैं, लगातार मुसीबतें आ रही हैं, क्या इनके पीछे उद्धव ठाकरे का ही हाथ है? इन बात को जानेंगे, इस बात को समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस भी तरह आपने भी देखा कि नवनीत राणा के साथ इस वक्त क्या क्या हो रहा है, फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, बुलडोजर फिर से उनके घर पहुंच चुका है, 4 मुकदमे फिर से दर्ज हो गए हैं। हालांकि 14 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आई थी और अब फिर से उन पर कई इल्जाम लगा के 4 जो केस है वो दर्ज कर दिए। आपको क्या लगता है कि नवनीत राणा के पीछे की बड़ी साजिश क्या अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं पूरी? देखिए, बिल्कुल साक्षी, देखिए बात ये है कि जब भी ऐसे कोई नेता आते हैं या फिर ऐसी कोई, जैसे नवनीत राणा की बात ले लीजिए, इनकी जितनी पूरी कंट्रोवर्सी की अगर हम बात की जाए तो अगर एक एक स्टेप को अगर आप निकाल करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कहीं ना ये जो एक्शन है वो ऐसा नजर आते हैं। वहीं आप देख लीजिए, नवनीत राणा के खिलाफ इतने बड़े बड़े एक्शन होते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते। राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक, एक नहीं बल्कि 2 गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। वहीं इनके ऐसा देखा गया 11 दिन जेल में रहती हैं, 11 दिन बाद जेल से बाहर आती हैं, कोर्ट की बातों की अवमानना भी करती हैं, उसके बाद फिर से इनके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं और इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े एक्शन लिए जाते हैं। इनके अलग अलग ठिकानों पर देखिए बुलडोजर, फिर नोटिस, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें की जाती है। तो नवनीत राणा, ऐसा लग रहा है ना देखने से कि सरकार ही नवनीत राणा को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जानकर टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वहीं आप राज ठाकरे को हाथ भी नहीं लगा पाते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद ऐसा देखा गया कि राज ठाकरे बिल्कुल विस्फोटक ढंग से उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और उनके बयानों की जांच भी कराई जाती है, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और सामने निकल कर आता है रिजल्ट, और वो है 0। बिल्कुल 0 रिजल्ट निकल कर आता है। और इस चीज से हम समझ रहे हैं कि बड़ी साजिश जो है वो बार बार नवनीत राणा के खिलाफ हो रही है। बल्कि नवनीत राणा के खिलाफ तो चलिए हो रही है, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? क्यों क्योंकि बयान जो है उनके भी भड़काऊ बयान आते हैं, कई चीजें वो भी ऐसी बोलते हैं जो देशद्रोह है उसके खिलाफ होती है, तो आप क्यों उन पर एक्शन नहीं लेते हैं? हालांकि नवनीत राणा के खिलाफ बड़े बड़े एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से शिवसेना को लेकर उन्होंने फिर तंज कसा, कई बड़ी बड़ी बातें बोली, तो ये बात तो जाहिर है ना कि शिवसेना को गुस्सा इन बातों पर आएगा। अगर आप इस तरह की बातें खुलेआम आप वहीं पर महाराष्ट्र में ही उन्हीं की सरकार को लेकर बड़े बड़े तंज कसेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। लेकिन वैसे भी इस तरह के चीजें करना, क्योंकि पूरा का पूरा आरोप जो है वो शिवसेना की तरफ जा रहा है, जो भी उनके साथ हुआ है। हालांकि नवनीत राणा ने ये बात भी कही कि जब मैं दिल्ली में सीपी में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो बहुत अच्छे से हर किसी ने समर्थन किया और मैंने पूरा किया, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र आती हूँ क्यों इस तरह का भौचाल मच जाता है? तो आप बताइए क्यों हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने वहां भी किया, दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र वापस लौटते हुए क्यों भौचाल आ गया? क्यों पहले बाइक पर रैली के लिए मना कर दिया, लाउड स्पीकर नहीं लगवाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे, ये चीजें क्यों यहाँ आके लागू करनी शुरू कर दी? देखिए, लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए एक चीज कानूनी तौर पर देखिए,
पहली चीज महाराष्ट्र सरकार एक कानून बना चुकी है लाउड स्पीकर को लेकर के, जी। और अगर आप सरकार की परमिशन देना ना देना उस सरकार के हाथ में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी चीज है कि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन नहीं दी, वो सरकार की अपनी मर्जी है कि किसको परमिशन दे किसको नहीं दे। लेकिन नवनीत राणा को परमिशन देना भी कहीं ना कहीं उनके लिए पता है कि खतरे की घंटी है, क्योंकि नवनीत राणा पहले लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से डैमेज किया है उन्होंने शिवसेना के वोट बैंक को, और वो नहीं चाहेंगे कि आगे आने वाले वक्त में हिंदुत्व का जो मुद्दा है फिर से नवनीत राणा उसके एक हीरो बन जाए, और बीएमसी इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें शिवसेना को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। और आप देखिए दिल्ली में आप देखिए भले अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन पूरा तंत्र ज्यादातर किसके हाथ में रहता है? गृह मंत्रालय के हाथ में। वहां की सुरक्षा की बात की जाए, वहां के बाकी और कई चीजों की बात कर ली जाए, बीएमसी की बात, एमसीडी की बात कर लीजिए, वो भी बीजेपी के हाथ में। तो वहां पर बीजेपी का समर्थन उनको मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में यही फर्क है, क्योंकि वहां पर शिवसेना की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। जी बिल्कुल, देखिए मिलीजुली सरकार है, और यही एक फर्क है जिससे समझ आता है कि नवनीत राणा जो है वहां किस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो नहीं कर पा रही हैं, और यही एक वजह हो रही है जिसमें जो नवनीत राणा है वो लगातार जो है इस मुद्दे पर खड़ी उतर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आपने भी देखा कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, हनुमान जी की बड़ी भक्त वो बताती हैं, यहाँ भी करूंगी हनुमान चालीसा करके चैलेंज भी देती हैं उद्धव ठाकरे को, ये भी बोलती है कि शनि आ गया तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, सब ठीक हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या आपको लगता है कि सच में नवनीत राणा जो है वो हनुमान जी की बड़ी भक्त हैं? क्या सच में उनका जो ये शुरुआत से हनुमान जी को लेकर या हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर एक जो रूल है वो बनता चला गया कि नहीं मैं पढ़ती हूँ या नारे लगाती हूँ राम जी के, या ये भी उनकी एक बड़ी रणनीति है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करके, रैली करके, लोगों को जोड़कर क्या कोई रणनीति खेलने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नवनीत राणा अब सिर्फ ओवर हाइप करने की कोशिश कर रही है चीजों को। अगर आप देखिए कि नवनीत राणा की एक हाइप थी जो जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़े थे, जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़े थे, लेकिन अब चीजों को खींचा जा रहा है, जबरदस्ती चीजों को खींचा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ये जो मुद्दा है देखिए ठंडा पड़ चुका है, शांत पड़ चुका है। नवनीत राणा उसमें जबरदस्ती उसको सुलगाने की कोशिशों में लगी हुई है। अब नवनीत राणा को जरूरत है कोई ऐसे और दूसरे मुद्दों को उठाने की जिसपे वाकई में राजनीति, जैसे रोजगार के मुद्दे नहीं दे पा रहे हैं, बाकी कई चीजों के मुद्दे नहीं दे पा रहे हैं, इन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है, ना कि इन चीजों के बारे में। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का युवा भी कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बाकी कई चीजों में कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा में, उन चीजों के बारे में बात करें। बल्कि इन चीजों पर राजनीति खेलने की नवनीत राणा को जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए निर्दलीय सांसद है, अगर निर्दलीय सांसद है तो इसका मतलब आपके जो वहाँ के लोग हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उनका आप पे अच्छा खासा भरोसा है, तो उनके लिए भी आपको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो भरोसा अगर वो बनाए रखे तो शायद जो है वो आगे चल पाए, उनको सपोर्ट जो है वो लगातार मिल सके। लेकिन आपने बात कही निर्दलीय वो सांसद है, जी हाँ निर्दलीय सांसद है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सवाल पूछा गया कि क्या अब जो है वो ऐसा कुछ सोच रही है कि बीजेपी का साथ ले। देखिए देवेंद्र फडणवीस की लगातार तारीफ करते हुए वो दिखाई दी है, उनकी तारीफ में कई ऐसे बोली है कि लेकिन साक्षी देखिए उन्होंने ये चीज बोली थी कि मैं बीजेपी की रिमोट कंट्रोल नहीं है, और कोई भी उन्हें बीजेपी का रिमोट कंट्रोल जब बताता तो उन्हें चीजें बुरी लगती। जी देखिए वो बात ही कुछ ऐसी थी कि उनको बार बार इन चीजों के लिए कहा जा रहा था कि वो जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर उठा रहे हैं, उनके कहने पर उठा रहे हैं। उस सवाल पर उन्होंने ये बात कही कि मैं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ बीजेपी का। अब लेकिन अब जिस तरह से हम कयास ये लगा रहे हैं कि जिस तरह से आप देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो क्या क्या चीजें होती थी, जब शिवसेना की सरकार आई तो क्या हो रहा है, उनकी सरकार के समय किसानों को, गरीबों को, सबको पूछा जाता था, सबके लिए राशन जो है वो दिया जाता था। तो इन तारीफों के बीच लग रहा है क्या देवेंद्र फडणवीस के पीछे क्या अब बीजेपी में जो है वो सोच सकती है। देखिए शामिल हो ना हो, पहले तो बीजेपी पर भी डिपेंड करता है कि वो उनको अपनी पार्टी में ले ना ले। एक वैसे बड़ी जीत उनकी भी होगी क्योंकि इस वक्त नवनीत राणा शिवसेना के बहुत ही खिलाफ और एक बड़ा चेहरा ऐसी बन गई है जो खिलाफ चल रही है। बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होगा अगर नवनीत राणा को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और शिवसेना के खिलाफ उनको खड़ा कर लेते हैं चुनाव में, तो एक बीजेपी का बड़ा पैर जो है वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आपको नवनीत राणा की तरफ से क्या लगता है, क्या वो अब निर्दलीय सांसद सेट के बीजेपी में शामिल बीजेपी की तरफ जाना उनकी अपनी पहल है। अब लग तो यही रहा है कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने मुझे लगता है कुछ दूरी बना रखी है, और कितने वक्त तक की दूरी बनी रहती है ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कितने टाइम की दूरी रहेगी और वो कब जो है बीजेपी में शामिल हो रही होंगी। लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होती हैं तो
शिवसेना के लिए और बड़ी जो है तैयारी नवनीत राणा इधर कर चुकी होंगी। लगातार ऐसे अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, लाते भी रहे। और मृत्युंजय ने भी कई ऐसे सवालों के जवाब हमें बखूबी समझाए कि आखिर नवनीत राणा की रणनीति जो है इसके पीछे वो क्या है, और कई चीजें जो हैं लगातार हमने आप तक पहुंचाई भी, आगे भी लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।